हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत आज बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 6 यानी छठवां प्रैक्टिस सेट होगा आज हमारा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। यानी स्वतंत्र भारत में शारीरिक शिक्षा विकास हेतु स्थापित प्रमुख संस्थाएं एवं उनका योगदान। और दूसरा प्रश्न होगा, भारत में शारीरिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वैदिक काल से आधुनिक काल तक का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। यानी वैदिक काल से आधुनिक काल तक शारीरिक शिक्षा के इतिहास का आज हम अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न आ जाएगा, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन हम सोचे कि आपको इसका भी एक वीडियो आपको दे दें। दो ही प्रश्न होगा, जो कि थोड़ा सा लंबा हो गया है। आप अपने हिसाब से इसे चाहे तो कम कर सकते हैं 200 शब्दों में। आप जानते हैं, बार बार मैं वही चीजें बताना नहीं चाह रहा हूं। तो प्रैक्टिस सेट छठवें के अंतर्गत हम पहले प्रश्न को देखते हैं। यानी स्वतंत्र भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास हेतु स्थापित प्रमुख संस्थाएं एवं उनका योगदान। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने बहुत चाहते तो मैं कम शब्दों में अच्छे शब्दों का चयन करने का प्रयास करता हूं। देखिए, स्वतंत्र भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास हेतु सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई प्रमुख संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जिन्होंने खेल प्रशिक्षण और शारीरिक साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का स्थापना किया गया, जो देख रहे हैं कि आप हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा भी देश खेल प्रतियोगिता में बहुत आगे जा रहा है। इनमें से लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, जो LNIPE, भारतीय खेल प्राधिकरण साई और राष्ट्रीय खेल महासंघ प्रमुख हैं। हम सभी खेल संगठनों की आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, स्वतंत्र भारत में स्थापित प्रमुख संस्थाएं और उनका योगदान कौन कौन सा है। यानी आजादी के बाद 1947 के बाद स्थापित शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं, आज उसी का हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये पहला है, आप सब लोग जानते हैं, सब लोग परिचित हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNIPE, ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1957 में इसकी स्थापना हुई। और सर्वप्रथम प्रारंभ में यह महाविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबंधित था, यानी विक्रम विश्वविद्यालय से संचालित होता था। और इसके पहले जो प्रधानाचार्य थे, आप जान सकते हैं, PM जोसेफ थे। 1964 में यह विद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन आ गया। जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन आ गया LNIPE कौन? 1964 में। 1973 में इसका नाम बदल करके लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रखा गया। 2009 से पूर्व विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसके कारण इसे राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय LNUPE कहा जाता था। इसे डिम्ड यूनिवर्सिटी 1995 में इसे डिम्ड यूनिवर्सिटी के भी रूप में दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा जो है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला, जिसको हम NIS के नाम से जानते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS पटियाला 7 मई 1961 को स्थापित एशिया का सबसे बड़ा और प्रमुख खेल संस्थान है। पटियाला के मोती बाग पैलेस, यानी पटियाला के मोती बाग पैलेस में स्थित यह संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण साई का शैक्षणिक विंग है, जिसे भारतीय खेलों का मक्का भी कहा जाता है। नहीं, हम कह सकते हैं जैसे भारतीय खेलों का मक्का भी कहा जाता है। और यह उच्च स्तरीय खेल कोचिंग अनुसंधान प्रशिक्षण प्रदान करता है। और इसकी स्थापना जो एडहॉक एक्वायरी कमेटी 1958 के सुझाव पर 1961 में की गई थी। इसका नामकरण देखिए, 23 जनवरी 1973 को इसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS कर दिया गया। 1973 में इसका नाम में कुछ संशोधन हुआ। बात करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई, जिसकी स्थापना
1984 में हुई थी। हर मतलब कंपटीशन में पूछता है जो ऑब्जेक्टिव में आता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अगर एक सब्सक्राइब और एक लाइक्स करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। मैं देखता हूँ कि 1000, 1200, 1500, 2-2000 लोग देखते हैं और 100-150 लाइक, यानी आप देख तो लेते हैं लेकिन एक पुरस्कार और प्रोत्साहन के स्वरूप एक लाइक आप नहीं दे पाते हैं। हम कहते नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। साई भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में खेल के विकास के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। साई भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना 1984 में खेल विभाग के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित 1982 एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और साई को भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्कृष्टता हासिल करने का दायित्व सौंपा गया। यानी भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साई की स्थापना की गई और रियल में ये काम भी कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय खेल महासंघ NSFS, और यह राष्ट्रीय खेल महासंघ भारत में विशिष्ट खेलों के लिए मान्यता प्राप्त सर्वोच्च निकाय है जो एथलीट विकास, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। खेल मंत्रालय द्वारा जारी खेलो भारत नीति 2025 के तहत उन्हें अब वार्षिक बजट का कम से कम 20% जमीनी स्तर पर विकास और 10% कोचों के विकास पर खर्च करना अनिवार्य है। साथ ही उच्च प्रदर्शन निर्देशकों HPDI की नियुक्ति भी करनी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 20% जो रियल में जमीन स्तर पे खर्च होना है, बहुत सारे खेल संसाधन है, ग्राउंड है, और जो कोच हैं उनके लिए भी बजट का 10% कोच पे भी खर्च होना जरूरी है। यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्रमुख जो पहलू है, विचार है, उसकी जो विशेषताएं हैं, कार्य की बात करें, ये संघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चयन करते हैं और संबंधित खेल में कोचों व तकनीकी कर्मचारियों के विकास को बढ़ावा देते हैं। सहायता की बात करें तो सरकार द्वारा प्रमुख खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 का आहार, मतलब उनके ऊपर, एक खिलाड़ी के ऊपर कम से कम 10,000 का जो डाइट है और भत्ता, और प्रमुख कोचों का वेतन 5 लाख से बढ़कर के 7.5 लाख प्रति माह किया गया है। यानी इस लेवल पे जो कोच है उनको 7.5 लाख रुपया महीना तक इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ताकि भारत में उच्च स्तर के खिलाड़ी पैदा हो और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रोशन करे। 5वां है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसको PEFI कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो 2008 में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है और भारत में शारीरिक शिक्षा और खेल विकास, शोध और जागरूकता के लिए कार्य करता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यह संस्था खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, कौशल विकास और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को उनके अधिकार दिलाने में सक्रिय है। यह है आपका PEFI। और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख जो विशेषताओं की बात करते हैं, स्थापना और उद्देश्य इनका 2008 में स्थापित जो PEFI का उद्देश्य देश के युवाओं के लिए खेल अवसर पैदा करना, शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, इसका जो मुख्य विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे निष्कर्ष में चलते हैं। राष्ट्रीय मान्यता, सरकार जो इसकी राष्ट्रीय मान्यता जो है भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा PEFI को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठन के रूप में मान्यता मिली है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका रहा। और दूसरा प्रश्न आते हैं वैदिक काल से आधुनिक काल तक का इतिहास। इससे पहले मैं एक आपको
ऐड समझिए या प्रसार समझिए या आपका सहयोग समझिए। ये जो अभी जो टीजीटी और पीजीटी या एलटी ग्रेड प्री एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पार्ट 1 और ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 ये एमसीक्यू और व्याख्या के साथ ये बुक है, ये हमारी बुक है। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो 9450850327 पे ये 100 रुपया में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये तीनों का पीडीएफ। और जो एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हम आपको एक पीडीएफ, अगर स्पेशल केवल आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं ये चाहिए तो आपको ये 50 रुपया में 9450850327 में मिल जाएगा। और एक चीज और, जो व्यक्ति भाई बंधु प्राप्त कर लिए हैं अपडेटेड, आप जैसे आप प्राप्त किए हैं तो उसी व्हाट्सएप से आप भेजेंगे कि सर अपडेटेड हमको भेज दीजिए, तो जैसे जैसे मैं क्लास लेता हूं उसको अपडेट करता जाता, तो मैं निःशुल्क 50 ही रुपया में दूंगा। ऐसा नहीं कहो उसका अलग से चार्ज में लूं। अगर ये सब लेते हैं तो 100 रुपया में वो सारा पीडीएफ आपको, या जो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन सब आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आइए समय न गंवाते हुए हम प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वैदिक काल से आधुनिक काल तक क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। भारत में बात करते हैं वैदिक काल। थोड़ा सा ये प्रश्न बड़ा होगा, अपने हिसाब से चाहेंगे तो आप छोटा कर लेंगे, जो मैटर हटाना हटा लीजिएगा, हमने मैटर तो ज्यादा डाल दिया। देखिए, भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास अत्यंत समृद्ध और वैदिक काल 2500 से 600 ईसा पूर्व में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य योग सूर्य नमस्कार तीरंदाजी घुड़सवारी जैसे सैनिक कौशल से शुरू होकर के आज आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रशिक्षण तक पहुंचा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे खेल का वैज्ञानिक परीक्षण और लोगों ने बहुत सारे परीक्षण टेस्ट एवं मेजरमेंट बनाया है। तो यह विकास क्रम मुख्यतः वैदिक काल, मध्यकाल, मुगल और राजपूत ब्रिटिश काल औपनिवेशिक शिक्षा स्वायत्त स्वतंत्रता के बाद संस्थान विकास का यह परिणाम है। तो आइए हम बात करते हैं ये वैदिक काल का, थोड़ा सा आपको हमने झलक दिखाया। अब देखिए वैदिक काल में जो शारीरिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या है वैदिक काल में, तो सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाना नहीं बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ, साहसी और आत्म अनुशासित बनाना था। यानी हम कह सकते हैं साहसी, विश्वासी, केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम शारीरिक शक्ति जिसका बढ़ गया, जिसके पास बहुत बल हो गया, पावर आ गया, वो विकास हो गया शारीरिक शिक्षा का। यानी हर तरह के व्यक्तित्व, जैसे आप जान सकते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो इस तरह से हम वैदिक काल की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देख सकते हैं। यहाँ पे गतिविधियों की बात करें तो मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, तीरंदाजी, रथ दौड़, तैराकी, घुड़सवारी, शिकार, नृत्य प्रमुख गतिविधियां थी वैदिक काल के। अब योग और आसन, यानी ऋषियों द्वारा योग, प्राणायाम और विशेष जोर दिया जाता था जो मानसिक शांति और शारीरिक लचीलेपन के लिए थे। वैदिक काल की सारी विशेषताओं की बात। गुरुकुल शिक्षा, जंगलों में शिक्षा प्रदान करते, जैसे आप राम देखे होंगे बहुत सारे जो शिक्षा गुरुओं के आश्रम में होती थी, जहां जीवन अनुशासित था और प्रकृति के करीब रह करके शारीरिक श्रम जैसे लकड़ी काटना, भिक्षा मांगना शिक्षा का एक हिस्सा था वैदिक काल में। आइए और बात करते हैं, देखते हैं। दूसरा है महाकाव्य काल। हम प्रयास किए कि जितने भी काल हैं उन काल का संक्षिप्त आपको वर्णन यहाँ पे कर दें जिससे कि आप सरलता से समझ सकें। देखिए महाकाव्य काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच महाकाव्य काल है। शारीरिक शिक्षा में महाकाव्य काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व वह समय है जब रामायण और महाभारत के युग के अनुरूप युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति पर अत्यधिक जोर दिया गया। यह 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल था जिसमें धनुर्विद्या, गदा युद्ध,
मल्ल युद्ध, कुश्ती, तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसी गतिविधियों के द्वारा योद्धाओं का निर्माण मुख्य उद्देश्य था। आप देखे होंगे रामायण की भी सीरियल, महाभारत की भी सीरियल देखें, तलवार, गदा, भाला, बरछी, घोड़ा, हाथी आदि का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें महाकाव्य काल में भी यही प्रशिक्षण दिया जाता था। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अगर आप मतलब अपनी कॉमन सेंस का ध्यान रखेंगे तो सारे जो जो काल है ना, सारे चीजें मिलता जुलता है। थोड़ा सा आपको उसमें अलग दिखाना है, उसी में से मैटर को बना करके। सारे मैटर जानने एक ही जैसा है, आपको थोड़ा सा उसमें सावधानी रखनी है और आपका अच्छा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। महाकाव्य काल की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। योद्धा केंद्रित शिक्षा, यानी जो योद्धा पैदा, जैसे आपने स्पार्टा और एथेंस की बात देखी होगी, सुनी होगी, जो स्पार्टा में केवल देश के लिए सैनिक पैदा करना था, तो योद्धा केंद्रित शिक्षा थी। इस समय की शिक्षा मुख्य ध्येय शारीरिक रूप से मजबूत और युद्ध में निपुण व्यक्ति तैयार करना था। महाभारत में देखे होंगे जंगलों में लोगों को धनुर्विद्या सिखाई जाए, गदा विद्या सिखाई गई। रामायण में राम लक्ष्मण की भी अगर हम इतिहास को देखते हैं तो जंगल में वशिष्ठ मुनि जी के पास जाते हैं तो क्या सीखते हैं, द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं तो क्या सीखते हैं, वही अस्त्र शस्त्र, शारीरिक गतिविधियां, उसी की बात मैं कर रहा हूं। इस काल में मल्ल युद्ध, मल्ल विद्या, कुश्ती, तीरंदाजी, गदा युद्ध, घुड़सवारी, भाला फेंक, तलवारबाजी बहुत लोकप्रिय थी। शारीरिक गतिविधियों में मनोरंजन और खेल, शिकार करना, रथ दौड़, नृत्य करना मनोरंजन का प्रमुख साधन था। मैंने पॉइंट डाल दिया। शिक्षा केंद्र गुरुकुल, राजदरबारों, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या की विशेष शिक्षा दी जाती थी। निष्कर्ष की बात करें, यह काल शारीरिक शिक्षा के इतिहास में वीरतापूर्ण काल के रूप में जाना जाता है, जहां शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को राष्ट्र और धर्म की रक्षा, व्यक्ति को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए शारीरिक रूप से तैयार करना। आपने देखा होगा अर्जुन और कर्ण के बीच धर्म युद्ध चला और कर्ण मारा जाता है, क्योंकि अधर्म के शिविर में वो खड़ा था और अर्जुन धर्म के शिविर में खड़े थे। तो दोनों भाई तो थे, लेकिन वो अधर्म के शिविर में खड़े थे और अर्जुन धर्म के, जिसके साथ भगवान कृष्ण थे। तो वो चीजें, धर्म और राष्ट्र और धर्म के लिए युद्ध होता था। इस तरह से हमने देखा कि ये विशेषताएं थी महाकाव्य काल की। अब देखते हैं महाजनपद काल। तीसरा है महाजनपद काल। 6वीं ईसा पूर्व में महाजनपद काल है। इस काल में भारत छोटे छोटे 16 महाजनपदों में भारत बटा था, जिसमें तो सबसे बड़ा जो जनपद था वो मगध था, बड़ा था और शक्तिशाली भी था। शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से सैन्य शक्ति, युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित थी। इस युग में लौह प्रौद्योगिकी यानी लोहे का निर्माण हो गया था के विकास के साथ साथ नियमित सेना, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध, कुश्ती जैसे कौशलों का प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया था, जो शासक वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। बात करते हैं इसी काल में युद्ध धर्म, मतलब इसी काल में जो बुद्ध धर्म, जैन धर्म काफी प्रचार प्रसार हुआ और बुद्ध धर्म, जैन धर्म अहिंसा, शांति पर बल दिया। उन्होंने सुरक्षा के लिए शरीर को बलशाली बनाने का प्रोत्साहन नहीं दिया। यानी बुद्ध धर्म और जैन धर्म में मतलब शक्तिशाली बनने के लिए शरीर की शिक्षा उन्होंने नहीं दी, क्योंकि सत्य और अहिंसा इनके टैग लाइन है। मतलब सत्य के मार्ग पे चलो और किसी को मतलब मारो नहीं। ये बात करते हैं महाजनपद काल में सारी शिक्षा की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। सैन्य प्रशिक्षण पर जोर, इसमें सैन्य प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता था। जैसे महाजनपद बड़े शक्तिशाली राजा थे, इसलिए नियमित सेना, युद्ध कौशल, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण था। दूसरा, युद्ध कलाओं का विकास। इस समय धनुर्विद्या, घुड़सवारी, तलवारबाजी और रथ चलाने जैसे युद्ध कौशलों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। मल्ल युद्ध, कुश्ती, शारीरिक मजबूती के लिए कुश्ती अत्यंत लोकप्रिय खेल और प्रशिक्षण का एक हिस्सा था। योग और प्राणायाम शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए
योग और प्राणायाम का अभ्यास भी प्रचलित था। नेक्स्ट, प्राकृतिक प्रशिक्षण। खुले मैदानों में शारीरिक अभ्यास, व्यायाम और दौड़ने जैसी गतिविधियां सामान्य थी और एक स्वस्थ मजबूत शारीरिक से आवश्यक थी। तो इस तरह से हमने देखा महाजनपद काल की कुछ विशेषताएं थी। मेरी वीडियो थोड़ा सा 2-4 दिन लेट हो गया क्योंकि विद्यालय में प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा था, काफी व्यस्तता थी और मैं आज से फ्री हुआ हूँ। आज भी मुझे नंबर फिट करना था, फिट उठ करके मतलब अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ और इसी में आपका पर डे क्लास आपको मिलेगा। और एक बार और मैं कहूँगा, अगर अच्छा लग रहा वीडियो तो एक लाइक आप बनता है, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके साथ काम करने के लिए। बात करते हैं, चौथा है गुप्त काल। 320 से 550 ईसा पूर्व के बीच में गुप्त काल का समय है। इसमें क्या होता है, भारतीय शिक्षा, सारी शिक्षा और संस्कृति का स्वर्ण 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 युग माना जाता है। गुप्त काल को सारी शिक्षा का एक स्वर्ण युग माना जाता है, जहां योग, आयुर्वेद, कुश्ती, धनुर्विद्या और मार्शल आर्ट, जो कलारी पट्टू, माध्यमिक में इस साल कलारी पट्टू भी खेल में शामिल किया गया है। इसके पहले नहीं शामिल था। कलारी पट्टू का मतलब इस बार यहाँ पे कलारी पट्टू के प्रशिक्षक ही नहीं थे, तो किसी तरह से समझिए कि फॉर्मेलिटीज किया गया का अत्यधिक विकास हुआ। इस दौरान शारीरिक शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और सैनिक कौशल, तैराकी, घुड़सवारी, शिकार को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया, जिसमें नालंदा जैसे केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इसी काल में नालंदा जैसे प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई। गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के मुख्य जो विशेषताएं हैं यहाँ पे देखेंगे, योग और स्वास्थ्य। पतंजलि के योग सूत्र के प्रभाव से योग और आयुर्वेद के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। सैन्य प्रशिक्षण। गुप्त काल शासकों ने युद्ध कौशल पर जोर दिया, जिसमें तीरंदाजी, धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध, कुश्ती, घुड़सवारी और रथ दौड़ जैसे क्रियाएं शामिल हैं। शिक्षा प्रणाली। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण और कुश्ती और लंबी पैदल यात्रा शिक्षा का हिस्सा था। शिक्षा प्रणाली की बात करें तो गुप्त काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है और इसमें प्रशिक्षण भी मिलता है। बात करते हैं पांचवा, राजपूत काल। ये सारे कालों का आप नाम लिखिएगा, थोड़ा संक्षेप कर लीजिएगा मैटर, लेकिन सारे कालों का नाम लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं इसको जानकारी है। और मैं प्रश्न तो बहुत ही चयन करके लाता हूँ, थोड़ा समय लगता है लेकिन चयन करके लाता हूँ। जैसे आपको एलटी ग्रेड में बहुत सारे लोग क्लास लिए, हमने कहा भाई बहुत सारे लोग, मैं नहीं कहता मैं विद्वान हूँ, वहां मेरे से बहुत अच्छे विद्वान है चैनल पे पढ़ा रहे हैं और हमारा हफ्ता में एक आता था और मेरे पीडीएफ से मैंने खुद मिलाया, मैंने देखा 80 से 85 प्रश्न मिले हैं मेरे क्लास से। तो चूंकि कम मैं पढ़ाता हूं लेकिन मैं सॉलिड पढ़ाने का प्रयास करता हूं और चूंकि ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूं, ऑनलाइन पढ़ा करके छोड़ देता हूं। आइए बात करते हैं, यह 600 से 1200 ईसा पूर्व राजपूत काल का समय काल माना जाता है। इसमें शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य योद्धाओं को युद्ध के लिए शारीरिक रूप से सक्षम, निपुण बनाना, जिसमें तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती और आत्मरक्षा जैसी मार्शल आर्ट पर जोर दिया जाता है। यह काल वीरता, साहस, शारीरिक शक्ति प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। राजपूत, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी क्षत्रिय को माना जाता था कि इनका काम है देश के लिए, राज्य के लिए लड़ना, तो ये अपना पूरी तरह से मजबूत होते थे इन शिक्षा के माध्यम से। बात करते हैं राजपूत काल में शारीरिक शिक्षा की जो मुख्य विशेषता है कि मार्शल आर्ट, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, हाथी चलाना, अखाड़े और व्यायाम, शिकार, मनोरंजन, योग और प्राणायाम, तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। बात करते हैं और नेक्स्ट जो छठवां है मुस्लिम काल। मध्यकालीन भारत में शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से युद्ध कौशल, स्वास्थ्य और मनोरंजन केंद्रित है। शासकों ने तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, तलवारबाजी, कुश्ती, शिकार को बढ़ावा दिया, जिससे शाही जीवन और सैन्य प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। इस दौर में खेल
शारीरिक मजबूती और अनुशासन के साधन थे। और सारी शिक्षा मुस्लिम काल की कुछ विशेषताएं, प्रमुख खेल जो गतिविधियां हैं, सैन्य और व्यक्तित्व का विकास, इस्लामिक दृष्टिकोण, खेल सुविधाएं, लोकप्रियता। आप समझ सकते हैं कि इन कालों में जो कुछ खेल बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, हाथी चलाना, तैराकी करना, शिकार करना, गदा लड़ना, चौसर खेलना, जैसे इसमें चौसर खेल भी है, इसमें शतरंज वगैरह है जो खेलते हैं, पासा वसा सब मुस्लिम काल में आता है। तो ये सब सारे जो हैं इस मैं आपको बताऊं ना कि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो सारे में वही खेल है, तो राजाओं महाराजाओं का एक खेल था। सब ये चीजें आज जो आधुनिक खेल का निर्माण हुआ है, जैसे फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, कबड्डी हुआ, कुश्ती तो था, खो खो हुआ, छेपक, बहुत सारे ऐसे गेम आप जानते हैं, आप तो मतलब स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो चूंकि आज है वो उस समय नहीं था। अब बात करते हैं, क्योंकि आप आज का जो खेल वैज्ञानिकता पे आधारित है। ब्रिटिश काल में 1757 से 1947 तक पश्चिमी खेलों का आगमन, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक की शुरुआत हुई, ताकि उस समय नहीं था। देखिए वो सब खेल एक ही जैसा सब में था। आप वही में विवेकशीलता का बात करते हुए वही घुमा करके आप अच्छे से लिख देंगे, काम चल जाएगा। औपचारिक शिक्षा में शामिल 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने स्कूलों में सारी शिक्षा ड्रिल की वकालत की थी। और संस्थागत प्रयास से हम कह सकते हैं 1920 में HC बक द्वारा मद्रास चेन्नई में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई। ये ब्रिटिश काल। थोड़ा सा हम बात करते हैं आधुनिक काल में भी। आगे हम आधुनिक काल, स्वतंत्रता के बाद का काल 1947 के बाद। नीतिगत विकास की बात करें तो सरकारी स्तर पर लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 में स्थापना की गई। कोचिंग योजनाओं की बात करें 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना शुरू की गई। आधुनिक युग में साई 1984 में भारतीय खेल प्रशिक्षण साई की स्थापना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर और वैज्ञानिक तकनीकी प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए किया गया। उसमें आप 1972 नेहरू युवा का भी आप जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, NIS 1961 का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक 1947 के बाद का ये कार्यकाल दोहराया जा रहा है। बात करते हैं लास्ट में अंतिम निष्कर्ष के रूप में। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक और सुरक्षा युद्ध, जबकि आधुनिक समय में यह स्वास्थ्य, शारीरिक दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन को अनिवार्य विषय के रूप में यह बन गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज जो प्रश्न 2 प्रैक्टिस सेट 6 के अंतर्गत हमने लिया, चूंकि लंबा प्रश्न हो रहा था इसलिए मैंने 2 ही प्रश्न की आज जिक्र किया हूं। नेक्स्ट कल मैं 2 या 3 प्रश्न का संग्रह आपके सामने लेकर आऊंगा। सोच रहा हूं कि खेल और प्रमुख चोट वगैरह से रिलेटेड वीडियो लगाऊं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।